आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती भूमिका शर्मा, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा, जिला महासमुंद से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे अध्ययन का विषय है संघीय वित्त प्रणाली या संघीय वित्त व्यवस्था, जिसको फेडरल फाइनेंस कहा जाता है। और ये जो टॉपिक मैंने उठाया है वो सेमेस्टर 4 से जो पब्लिक इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र होता है, 3rd पेपर है ये, उसकी फर्स्ट यूनिट में जो फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और अक्सर परीक्षा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि वास्तव में जो संघीय वित्त व्यवस्था क्या होती है और उसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो संघीय वित्त व्यवस्था को समझने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि किसी भी देश में 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, शासन व्यवस्था होती है। एक होती है एकाकी और दूसरी होती है संघीय। एकाकी से क्या मतलब है? जब किसी देश में केंद्रीय सरकार तो होती है, साथ में राज्य सरकार भी होती है, और ये राज्य सरकार जो होती है अपने राज्य की सीमा में अपनी इच्छा अनुसार शासन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है, लेकिन कई मामलों में उसको केंद्र से नियंत्रित होना पड़ता है। इस प्रकार जब किसी राज्य में, किसी देश में एक से अधिक सरकारें हों तो उस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं एक केंद्र से नियंत्रित होते रहती है। तो एक होती है राज्य सरकार और एक होती है केंद्र सरकार, जैसे कि भारत में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था को मैंने दिखाया है एकाकी और संघीय। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें संघीय वित्त प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एकात्मक वित्त व्यवस्था और एक होती है संघात्मक वित्त व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जब किसी देश में एक से अधिक सरकारें होंगी तो वित्त से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था कायम की जाती है वो 2 प्रकार से है। एक है एकात्मक वित्त व्यवस्था और दूसरी है संघात्मक वित्त व्यवस्था। एकात्मक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आय और व्यय के समस्त स्रोतों पर केंद्र सरकार का ही आधिपत्य होता है, चाहे वो स्थानीय शासन से आय हो, प्रांत से हो, केंद्र से, किसी ग्राम से जो भी आय प्राप्त होगी कर लगाने से या अन्य किसी माध्यम से, उसका पूरा जो नियंत्रण होता है, ये अधिकार होता है, वो केंद्र सरकार के पास होता है और वो अपने के कोष में जमा कर लेती है। तो इस प्रकार की वित्त व्यवस्था को एकात्मक वित्त व्यवस्था कहते हैं। और दूसरी होती है संघात्मक वित्त व्यवस्था। इसमें जो भी आय प्राप्त होती है किसी देश से, आय और व्यय जो भी होता है उसका पूरा विभाजन जो है वो केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के मध्य किया जाता है। मतलब पूरा केंद्र का अधिकार नहीं होता, जो भी आय व्यय का विभाजन है, जैसे कि भारत में होता है, जहाँ पे संघात्मक वित्त व्यवस्था लागू होती है और प्रत्येक क्षेत्र की सरकार को अपने क्षेत्र में कितना व्यय करना है, कितनी आय मिलेगी, किन किन मदों से आय मिलेगी, इसका बंटवारा पहले से ही कर दिया जाता है। तो ये जो संघात्मक वित्त व्यवस्था होती है वो किन सिद्धांतों पर आधारित हो, माने कैसी हो और किन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि जब भी ये वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान कैसे हो, इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम संघीय वित्त के सिद्धांत कहते हैं, जैसे कि है स्वतंत्रता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, पर्याप्तता और लोच का सिद्धांत, प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत, हस्तांतरण का सिद्धांत, संघीय प्रबंध का सिद्धांत। तो ये जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसको हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि जब भी संघीय वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है 2 प्रकार की समस्याएं सरकार के सामने होती है। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आय की मदों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, मतलब जो भी आय प्राप्त होती है वो किस आधार पर राज्यों में बांटी जाए। फिर प्रत्येक क्षेत्र
की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है, तो कैसे संतुलन स्थापित किया जाए उनके बीच में, ये दोनों समस्याओं का समाधान जो है वो हम इन सिद्धांतों से कर सकते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो स्वतंत्रता का सिद्धांत है। स्वतंत्रता के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जो भी राज्य संघ में शामिल होते हैं उनको उसमें प्रत्येक इकाई को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस प्रकार की स्वतंत्रता? कि वो कर लगा सके, अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सके, ऋण ले सके और दूसरी इकाई पर कम से कम निर्भर हो। तो ये जो है वो स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन व्यवहार में हम देखेंगे कि कोई भी सरकार जो है पूरी तरह, राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती, उसको कई मामलों में केंद्र से सहायता लेनी ही पड़ती। जैसे अभी वर्तमान में ही देख लें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य सरकार है और भी कई राज्य सरकार है जिनको केंद्र से इस विपत्ति में सहायता मिल रही है। तो कोई भी राज्य जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक राज्य सरकार अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। और दूसरा जो है सिद्धांत वो कहलाता है एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का मतलब ये है कि जो भी सरकार के द्वारा नीति अपनाई जाती है उसका संचालन इस प्रकार हो कि सभी राज्यों के लिए समान व्यवहार किया जाए। मतलब जो भी सरकार कर से संबंधित नीति बनाती है या व्यय से संबंधित नीति बनाती है तो उसके लिए समान रूप से जो है वो नीति बनानी चाहिए और व्यवहार में उसको लागू करना चाहिए। और बहुत हद तक ऐसा होता है भारत में भी कि बहुत सारे परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर दिए गए हैं कि किस राज्य को कितना देना है और उसकी आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाता है। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसा होता है जो कमज़ोर राज्य है उसके लिए ज़्यादा खर्च करते हैं और अधिक जो संपन्न राज्य है उस पर उससे ज़्यादा आय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो पूरी तरह इसको लागू करना कठिन हो जाता है। फिर है पर्याप्तता और लोच का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी राज्य में जितनी मदों पे व्यय करने का अधिकार देती है केंद्र सरकार कि वो इतना जो है वो व्यय कर सकती है, उसी प्रकार उसको आय प्राप्त करने का अधिकार भी देना चाहिए। और लोच का मतलब ये है कि आसानी से वो परिवर्तन कर सके अपने आय और व्यय की नीति में, मैंने आवश्यकता अनुसार। तो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे अभी का ही उदाहरण लूँगी मैं कि क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आ गई है महामारी की, तो सभी राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से व्यय करने का निर्णय ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए खर्च करने की बहुत सारी योजना बनाई है, तो ये उनकी इच्छा से है, यहाँ पे किसी की इच्छा थोपी नहीं जा रही है, राज्य स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले रही है। कई जगह मार्गदर्शन मिल रहा है केंद्र सरकार का, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार यहाँ पर निर्णय ले सकती है। और प्रशासनिक कुशलता का जो सिद्धांत है उसका तात्पर्य ये है कि कोई भी इकाई जो है, प्रशासनिक इकाई, वो पूरी तरह दक्ष होनी चाहिए और वो ऐसा काम करे कि उससे करदाता पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो दक्षता से व्यय करे, दक्षता से आय प्राप्त करे, इसमें कोई मितव्ययता नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सिद्धांत होता है संघीय वित्त का। फिर है हस्तांतरण का सिद्धांत। हस्तांतरण मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि क्योंकि पूरा देश तो एक ही है, पूरे देश की एकता ही रहती है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन मुखिया तो केंद्र सरकार ही होता है। तो वो मुखिया के जैसे देखता है, सरकार देखती है कि कौन सा राज्य कमज़ोर है, कौन सा राज्य शक्तिशाली है, तो वो शक्तिशाली राज्य से कमज़ोर राज्यों की ओर धन का हस्तांतरण करती है। तो इससे क्या है, पूरे देश का संतुलित रूप से विकास हो जाता है। तो ये सिद्धांत हस्तांतरण का सिद्धांत है। लेकिन कई बार जो अच्छे राज्य होते हैं, जो शक्तिशाली राज्य होते हैं या विकसित राज्य होते हैं, वो इसका विरोध भी करते हैं कि उनके आय के संसाधन दूसरे राज्य को क्यों दिए जाते हैं। फिर है संघीय प्रबंध का सिद्धांत। संघीय प्रबंध का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो भी सरकार होती है उसको करारोपण के और व्यय के अच्छे नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे कर
लगाने के नियमों का पालन करना, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण के जो नियम हैं या सिद्धांत हैं उसका पालन करते हुए ही प्रशासन करना चाहिए। तो यही कहलाते हैं संघीय वित्त के प्रमुख सिद्धांत। तो साथ ही में भारत में भी यही सिद्धांत लागू होगा, जो कि वास्तव में जो सिद्धांत हैं वो किसी भी देश में लागू होते हैं, इसलिए हम सभी संदर्भ में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि कई वर्षों तक विदेशी शासन रहा है हमारे देश में। तो कैसी शासन प्रणाली थी इसके बारे में जानना जरूरी है। यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी जरूरी है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में ब्रिटिश काल के प्रारंभ में एकात्मक शासन प्रणाली रही। एकात्मक प्रणाली मतलब कोई राज्य सरकार नहीं थी, केवल केंद्र सरकार थी। जो भी आय मिलती थी वो केंद्र की ओर जाती थी। और क्या हुआ, इससे काम करने में कठिनाई होने लगी, तो फिर धीरे धीरे शासन का विकेंद्रीकरण होने लगा और यहाँ पे संघीय शासन और वित्त प्रणाली प्रारंभ हुई। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे कि कितना बंटवारा करना है, आय और व्यय का हिस्सा कितना होना चाहिए, इसके संबंध में समय समय पे सुधार होते गए। और वर्तमान जो वितरण होता है केंद्र और राज्य का, उसमें भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता है और इसके कारण जो वर्तमान रूप में हम पहुँचे हैं उसके जो वजह है वो एक दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं कि पहले कैसा था, तो इसको मैं 4 खंडों में आपको बताना चाहूँगी। पहला काल है वित्तीय विकास का क्रम। वित्तीय विकास का क्रम का मतलब ये है कि 1919 के पहले कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। द्वितीय काल में जो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसके समय में वित्तीय विभाजन कैसा था। तृतीय काल है प्रांतीय स्वायत्त शासन। ये 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके संदर्भ में 1950 तक है। 1950 का जो काल है, क्योंकि वहाँ से फिर हमारा संविधान लागू हो गया था, तो वर्तमान में जो वित्त आयोग की व्यवस्था है वो ये काम करता है, तो वो 1950 के बाद का है। और चौथा काल है भारत का संविधान। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही। पहले काल में 1871 में वित्तीय सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पहले एकात्मक संघीय वित्त व्यवस्था थी, विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1871 में। इससे प्रांतीय बंदोबस्त जो है वो शुरू हुआ कि प्रांत जो है वो आय व्यय का हिसाब किताब रखेंगे। उसके बाद 1877 में जैसे मालगुजारी है, उत्पादन, स्टाम्प, न्याय प्रांतों को सौंप दिए गए। और किसने किया, तो ये आपको जानना जरूरी है। सामान्य ज्ञान से भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जुड़े हैं तो इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। उसके बाद 1882 में आय के स्रोतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, जो अभी हम पढ़ते हैं, केंद्रीय सूची, प्रांतीय और समवर्ती जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे 3 मदें हो गई, केंद्रीय मदें, प्रांतीय मदें और विभाजित मदें। मैंने ऐसे कर जो केंद्र लगाती है, केंद्र वसूलती है, ऐसे कर जो राज्य लगाती है, राज्य वसूलती है। विभाजित मतलब दोनों मिलजुल के विभाजन करते हैं और उसका बंटवारा होता है। फिर द्वितीय काल में हम देखेंगे कि जो 1919 का अधिनियम था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके अंतर्गत वित्त से संबंधित क्या सुधार किए गए, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। और यहाँ पहली बार प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई, माने प्रांत की अलग सरकार और केंद्र की अलग। प्रांतों और केंद्रीय सरकार के साथ आर्थिक संबंध बिल्कुल बदल गए और आय व्यय का नवीन वितरण किया गया। माने इस समय नए नियम लागू हुए। अफीम, नमक, सीमा कर, ये रेल, डाक, तार सेवा पहले की तरह केंद्रीय आय के साधन थे। तो ये जो इनसे आय प्राप्त होती थी वो पहले भी केंद्रीय सरकार को मिलती थी और अब भी केंद्रीय सरकार को। और ये जो समिति बनी थी इसमें सुझाव देने के लिए लॉर्ड मेस्टन समिति का गठन किया गया। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड मेस्टन समिति का गठन किया गया। चौथे काल में हम देखते हैं
कि क्या हुआ जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के प्रांतों की संरचना जो है वो बदल गई। और 1948 में जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था, तो नई व्यवस्था लागू करना बहुत ज़रूरी था। तो संविधान निर्माण क्योंकि हो रहा था, तब तक के लिए 2 साल के लिए क्या व्यवस्था की गई, एक नई योजना बनाई गई और आय कर में अलग अलग प्रांतों का हिस्सा अलग अलग निर्धारित किया। मतलब उस समय जो प्रांत थे उसमें समान हिस्सा नहीं दिया गया, आवश्यकता के अनुसार अलग अलग हिस्सा जो है वो निर्धारित किया गया। और LR सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये नाम भी आप याद रखेंगे कि किस सन में किया गया था। 1948 के बाद LR सरकार की अध्यक्षता में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। और आयकर का कितना विभाजन किन प्रांतों को करना है, इसके लिए CD देशमुख की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो ये चौथा काल था। और वर्तमान में जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वित्त आयोग के माध्यम से, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय शासन में अभी कौन सी वित्त प्रणाली को अपनाया गया है, वो कैसे काम करता है। थैंक यू।